नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक नई श्रृंखला यहां पर प्रारंभ करने जा रहा हूं। जितने भी अभ्यर्थी ड्राइंग सब्जेक्ट से, चाहे वो IELTS की तैयारी कर रहे हों या प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, तो उन अभ्यर्थियों के लिए आज का ये जो पेपर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो GISC प्रवक्ता का ये पेपर है। और इस पेपर को बनाते हुए चलिए मेरे साथ, कितने प्रश्न आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, तो इस पर से तौर पर लिखा है रसो व स विचार है, किसका है? रसो वी स विचार व किसका है? पाश्चात्य या भारतीय या जर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप लोगों को आता है तो इसका आंसर देते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, जो ये रसो व स विचार है ये आपका भारतीय है। या देखिएगा ऑप्शन बी, अगर आप लोगों ने इसको पिक किया होगा तो अच्छी बात है। तो ये भारतीय है। अगर रसो व स संस्कृत वाक्य का है ये, और इसका अर्थ अगर मैं कहूँ रसी भाई है, इसका मतलब होता है कि रसी भाई है। और यह अगर बात करें तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का क्या है, एक मूल सिद्धांत तो होता है, और जिसमें ये कहा गया है कि कला का अंतिम उद्देश्य रस यानी आनंद की अनुभूति प्राप्त करना होता है। तो इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये क्या कह रहा है कि तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक में फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है। क्या नाम है? प्लेट है, पीलेट है, या प्लेट है, या इनमें से कोई नहीं। मुझे अनुमान ये लगता है कि सभी को इसका आंसर आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है आप लोग पिक कर लिया होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी, प्लेट, ये इसे कहा जाता है। ठीक है, ये प्लेट एक क्या होती है, सतह होती है जिस पर चित्रकार रंगों को मिलाता है, और विशेष रूप से ऑयल पेंट के लिए कहें तो ये अंडाकार आकृति का ये प्लेट रूम, ये पारंपरिक रूप से ये होता है। और ये कलाकार इनका क्या करता है, बहुत शानदार तरीके से इसमें अपना उपयोग में इन चीज़ों को लेता है। एक तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर मैं कहूँ तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियाँ बनी हैं। अब मौर्य काल की जो प्रारंभिक मूर्तियाँ बनी हैं वो किस पत्थर से बनी है, किस चीज़ से बनी है, ये बताइए। यहाँ पर पहला दिया है ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, या चूना पत्थर से बनी है, स्लेटी जो पत्थर होता है उससे बनी है, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि इनमें से वह पत्थर कौन सा है जो आपके मौर्य काल में चीज़ों को उसमें बनती थी। ठीक है, उसमें मूर्तियाँ बनती थी। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सभी लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उसमें चुनार पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो जो चुनार पत्थर उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है, ये पाए जाने वाला एक चिकना बलुआ पत्थर होता है। और मौर्य काल में अशोक स्तंभ जैसे मूर्तियाँ होगी और इसी पर उसमें उकेरी जाती थी, याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो ये वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार था, कौन था? वास पेंटिंग का अगर हम कहें तो प्रमुख चित्रकार कौन? दसवंत था, या बसावन था, या खाना था, या अब्दुल रहमान चुदगाई था? तो कौन था, ये बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए जिसे आता है। ठीक है, मुझे लगता है ऑप्शन आप लोगों तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप में इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान, ऑप्शन क्या है, डी एज ए राइट आंसर है। तो यह देखिए, अब्दुल रहमान चुदगाई एक क्या है, प्रसिद्ध मुस्लिम चित्रकार था जो वास्तु तकनीक में क्या था, बहुत ही ज़्यादा पारंगत था। और उन्होंने क्या, अगर मैं बात करूँ, जो मुग़ल और फारसी प्रभाव वाली चित्रकारी को कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाई इनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाँचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है कि सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम ये पूछ रहा है। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम मुझे लगता है आई थिंक सभी को ये आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर था, प्लेटो थे, भरत मुनि थे, या बामन गार्टन ये थे। तो बता सकते हैं कि इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है?
तो आप लोगों ने अगर पिक कर लिया है तो इसका सही आंसर बामन बारगट करके टन है, ठीक है। तो ये इसके माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, जो 18वीं शताब्दी में जो सौंदर्य शास्त्र शब्द को कहीं ना कहीं दर्शन जो शास्त्र है उसमें इन्होंने स्थान दिया और इसे एक स्वतंत्र और अनुशासन के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 6 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कलकत्ता ग्रुप प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, 1943 में या 1954 में या 1960 में या 1950 में, कब हुआ था। तो कलकत्ता ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो निश्चित रूप में आपको आता होगा। चलिए बताइए, जिसे भी आता है आंसर अगर आपने पिक कर दिया तो कमेंट करते भी चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कलकत्ता ग्रुप जो प्रारंभ हुआ था ये 1943 में ये हुआ था। ये 1943 में कलकत्ता ग्रुप भारत का ये पहला एक आधुनिक कला का ये ग्रुप था, जिसकी स्थापना अगर मैं बात करूँ 1943 में ये की गई थी। इसे अगर हम कहें भारतीय कला में जो आधुनिक वाद है ना, उसका कहीं ना कहीं प्रारंभ है इसी कलकत्ता ग्रुप से माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7वें नंबर प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ था, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप ये कब शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था या फिर मुंबई में हुआ था या केरला में हुआ था, तमिलनाडु। तो ए तमिलनाडु, बी आपके केरल, सी आपका मुंबई, आपका डी कोलकाता। तो कहाँ ये हुआ था बता सकते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है ये कहाँ शुरू हुआ था। आई थिंक सभी को आता होगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा इसका आंसर ना दे पाए। तो आप सभी को पता है ये मुंबई में प्रारंभ किया गया था। जब ये मुंबई में प्रारंभ किया गया था तो मुंबई प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप इसे कहा गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 में मुंबई में हुई थी। इसमें एम.एफ. हुसैन हो गए, जो सूजा हो गए और साथ ही ऐसे बहुत बड़े बड़े चित्रकार इस ग्रुप के सदस्य रहे और ये आधुनिक कलाकार ये उनको कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय कला का मूल जो प्रेरणा स्रोत है उसे किसे माना जाता है। धर्म को माना जाता है, लोक जीवन को माना जाता है, या प्रकृति को माना जाता है, या विविधता को माना जाता है। किस चीज़ को माना जाता है बता सकते हैं, जिसे भी आता है जल्दी से आंसर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका धर्म, रिलीजन्स को क्या माना जाता है, प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत अगर हम कहें तो भारतीय कला की अगर जड़ों की अगर बात करें तो धर्म की गहराई से ये जुड़ी हुई हैं। और मंदिरों की मूर्तियाँ होगी, चित्रकला की बात करें तो वास्तुकला का उद्देश्य क्या था, भाव जो धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं प्रकट करने का उस समय क्या था, एक मेन उद्देश्य उस समय हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिआयामी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं, या द्विआयामी या घन। तो आई थिंक आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। तो 90 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई में जो फैला हुआ जो अंतराल होता है उसे द्विआयामी अंतराल कहा जाता है, ठीक है। जिसे हम 2D के रूप में हम कहते हैं कि द्विआयामी, जैसे हम 2D चित्र वो होते हैं जो केवल क्या होता है लंबाई और चौड़ाई में ये फैले होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कागज़ पर बनाई गई चित्रकारी तो वो द्विआयामी होती हैं, याद देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि औजारों से खींची गई रेखा होती है, कैसे होती है, ये कठोर होती है, कोमल होती है, लचीली होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि जो औजारों से जो खींची जाती है वो रेखा कैसी होती है। आई थिंक आप लोगों ने इसका गेस कर लिया होगा इसका प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हार्ड या कठोर हम जिसे कहते हैं, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं आपने देखा होगा, जब भी हम स्केल से या कोई भी ठोस उपकरण से जब हम रेखा खींचते हैं तो वो कठोर या कहें जिसे कठोर होती है। और ऐसी रेखाओं को लचीलापन ऐसी रेखाओं में नहीं होता। वो क्या होता है, एक शीट में हमने जब स्केल से अगर हम लाइन खींचते हैं तो ड्रॉ करते हैं तो वो एकदम कठोर होती है, उसमें किसी प्रकार की लचीलापन उसमें उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उशेष या सुसन या प्रावरण या दुकुल, ये शब्द दिए गए हैं तो याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर। तो आई थिंक आपने पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है
वो पावरण ये शब्द दिया हुआ है, तो इसे कहा जाता है। ये होता क्या है, ये उष्ण वह वस्त्र होता है, एक वस्त्र या जिसे हम आवरण कहते हैं। ये इससे क्या करता है, जो मूर्ति होती है ना, मूर्ति के सर को इससे ढका जाता है, इससे मूर्ति के सर को इससे बांधा जाता है। और अगर हम देखें बौद्ध मूर्तियों में, अगर हम इसको देखें तो ये बुद्ध के ज्ञान का कहीं ना कहीं एक प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कौ से वस्त्र होते हैं, तो ये किस तरीके के वस्त्र होते हैं, तो ये हमने कहा कि किस तरीके का वस्त्र होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊनी होता है, सूती होता है, रेशमी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो अब बता सकते हैं ये किस तरीके का वस्त्र होता है। तो दोस्तों, तो ये वस्त्र जो होता है वो रेशमी वस्त्र होता है। और कौसाई की जो ये शब्द है, ये जो संस्कृत भाषा का एक शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो रेशमी वस्त्र से संबंधित होता है। और इसे हम आमतौर पर अगर हम देखें तो उच्च वर्गीय जो लोगों द्वारा, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा इसे पहना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल रंग की वाष्प तकनीक का प्रचार किस देश से हुआ था? मुंबई से, दिल्ली से, राजस्थान से, बंगाल से। तो आई थिंक सभी को गेस कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो बंगाल से हुआ था। तो ये जो बंगाल से हुआ था, तो वास पेंटिंग शैली की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो बंगाल से ही हुई थी। क्योंकि विशेष रूप से आप सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के समय में ये चीज़ें हुई थी। इस शैली में अगर हम देखें, जल रंगों का उपयोग बहुत ही महीन तरीके से ये होता था, बहुत बारीकी से उस समय किया जाता था। ठीक है, 14वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के किस शहर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा हुआ है? ठीक है, जुड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अजंता देखा है, ग्वालियर देखा है, जयपुर देखा है, जोधपुर देखा है। ठीक है, अब इसमें से अजंता नहीं हो सकता है क्योंकि अजंता तो अलग नाम है, तो ग्वालियर हो गया, या फिर ग्वालियर भी आपकी कहाँ आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो जोधपुर हो गया, या फिर आपकी जयपुर, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस तरीके से समझने का प्रयत्न करिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपकी क्या है, जयपुर, ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर है। तो जयपुर और शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ होती थी उसमें फेरेस्को शैली का जो चित्रांकन, उसमें वॉल पेंटिंग हम कहते थे, तो वॉल पेंटिंग उसमें खूब किया जाती थी। तो ये जयपुर के अंदर वॉल पेंटिंग जिसे हम भित्ति चित्र भी कहते हैं, तो उसमें ये होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न कि वैदिक साहित्य में धातु कामर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बता सकते हैं आप? तो वैदिक साहित्य में धातु कर्म किसे कहा जाता है, या किसके रूप में जाना जाता है, किसे कहा जाता है, ये समझिएगा। तो यहाँ पर विश्वकर्मा को, इंद्र को, तत्व सृष्ट ये है, तो सूत्रधार को तो क्या कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आई थिंक आपने पिक कर लिया होगा। तो वैदिक साहित्य में धातु कर्मक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेसिकली हम आपको पता है विश्वकर्मा को जाना जाता है। ठीक है, विश्वकर्मा को ये जाना जाता है क्योंकि विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकारी के रूप में, आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने, अगर हम देखें वैदिक युग में, धातुओं से निर्माण करने वाला, इनको कहा जाता है कि भैया इनके द्वारा धातुओं से भी निर्माण किया जाता है, क्योंकि देवताओं के लिए इन्होंने भव्य महलों का निर्माण किया, बाद में इन्होंने धातुओं का भी निर्माण ये इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 नंबर का कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि कला अभिव्यक्ति है। तो ये जो कला की डेफिनेशन है तो उससे रिलेटेड है, तो ये तो आपको आना चाहिए। टेक्सटाइल है, या रिस्कन है, या हीगल है, या कार्ट है। ठीक है, तो जो ये जो कहा गया था, तो किसने कहा गया था, किसने इसे सर्वप्रथम ये कहा था? ठीक है, तो इसका तो पहला ऑप्शन टालस एआई करके है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये एक जो एक रूसी लेखक के रूप में इनको हम जानते हैं, और रूसी लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और कला के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, और अभिव्यक्तिकरण इनके द्वारा किया गया है। और इनके द्वारा जो ये विचार रखा गया था कि कला को जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेशन किया था, तो उसके आधार पर जो कला को कहीं ना कहीं जन्म देती हैं। तो इस तरीके से
के द्वारा ये कहा गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न देखिए कि नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्रित धोतक है, तो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये देखिए दहकता दहकता की या फिर अमंगलाकारी दहकता की या विनाश की या फिर सर्वनाश की, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? तो आप बता सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होता है तो वो आपका विनाश, ठीक है, विनाश की होती है। तो ये विनाश की क्योंकि ये अगर हम देखें ये अपराजित करके एक शब्द आता है, ये प्राचीन याद रखिएगा जो नटराज की अग्रि जो विनाश का जो प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये जो संसार की नश्वरता और नव सृजन की ओर कहीं ना कहीं संकेत करता है, तो इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वास्तु विधा का जो विषाद विवेचन है तो क्या है, देवता मूर्ति प्रकरण या रूप मंडन या अपराजित पृच्छा या फिर मान सोलास, ये जो लिखा हुआ है तो इसको देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी अपराजित पुच्छा, ये जो लिखा हुआ है तो ये इसका है। तो ये क्या है, एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसमें अगर हम देखें इस ग्रंथ में भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इसको हम अगर हम कहें जो त्रिवेणी है इसके नियमों का कहीं ना कहीं वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्थानक प्रतिमा होती है, तो ठीक है, ये स्थानक प्रतिमा होती है खड़ी हुई, बैठी हुई, लेटी हुई या इनमें से कोई नहीं, तो बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो ये जो इनका जो सही उत्तर है वो आपकी खड़ी हुई मूर्ति होती है। तो ये मूर्ति जिसमें देवता व्यक्ति या फिर कि व्यक्ति के रूप में या खड़े हुए मुद्रा में कहीं ना कहीं इसको दर्शाया जाता है। यह देखिए माइरोन संबंधित है, माइरोन संबंधित है गौथिक कला से, ग्रीक कला से या रोमन कला से या वेंजेंटाइन कला से, तो किससे संबंधित है तो ये बता सकते हैं। तो ये जो आर्ट है मुझे लगता है आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो माइरोन जो आर्ट है वो आपकी ग्रीक कला से संबंधित है। तो जो ग्रीक कला से ये माइरोन एक क्या प्राचीन यूनानी मूर्तिकार थे। इनकी प्रसिद्ध कीर्ति की अगर हम कहें तो चक्र फेंकने वाला एक खिलाड़ी, इनके द्वारा वो प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। डिस्क थ्रो अगर हम कहें तो वह ग्रीक कला का कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में उसको माना जाता है। तो यह देखिएगा षडंग में है, अंतः सौंदर्य होता है, बाह्य सौंदर्य होता है, सादृश्य होता है, सौंदर्य होता है, तो क्या हो सकता है बता सकते हैं? षडंग से जुड़ा हुआ, तो ये आप बताइए, ठीक है। तो अगर हम देखें बेसिकली ये तो ये क्या होता है, इसका जो ऑप्शन ए अंतः सौंदर्य होता है, ठीक है। तो शिल्प अगर किए गए हैं तो इसमें 6 अंगों को रस भाव की रूप में सम्मिलित किया जाता है, जिसे भाव या फिर रस के माध्यम से कहीं ना कहीं समझा जाता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बोध कराता है। पैटर्न है, तो पैटर्न का अर्थ है अगर हम देखें तो ये अलंकारिक आलेखन का, ये पार्श्विक आकृति या देव आकृति या मानव आकृति, तो मुझे बता सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर हो सकता है दोस्तों वो अलंकारिक आलेखन से संबंधित है, ठीक है। ये जो अलंकारिक आलेखन है, सदृश्य का अर्थ हमेशा ये होता है कि समान चित्र या मूर्ति जिसमें वस्तु को दर्शाया गया है या उसका अगर हम देखें देखिए पैटर्न की हमने बात करी, तो पैटर्न क्या होता है, ये सजावटी रूपांकन होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं एक पैटर्न में हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, सजावटी रूपांकन उसे कहते हैं। वो हम वस्त्रों में कर सकते हैं, वास्तुकला के अंतर्गत कर सकते हैं, चित्रकला के अंतर्गत उन चीज़ों को दोहरा सकते हैं, या फिर आकृति या फिर रंग के माध्यम से उसे संजोने का कार्य करते हैं। तो एक पैटर्न के अनुसार ये अलंकार के रूप में हम उसको कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे
षडंग का तीसरा अंग कौन सा है? तो आपको पता होगा, अगर षडंग आपने पढ़ा होगा तो षडंग का तीसरा जो अंग है वो कौन सा है? सदृश्य है, भाव है, रूप भेद है या प्रमाण है? तो क्या है? तीसरे अंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा अंग बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए। जो तीसरा अंग है वो सदृश्य होता है। मैंने कहा सदृश्य करता होता है, समानता की बात करता है, चित्र या मूर्तिकला जिसमें वस्तु को दर्शाया गया है, अर्थात यथार्थ में सामंजस्य होना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें प्रश्न का देख पा रहे होंगे, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? कुल्लू चित्र शैली में, चंबा चित्र शैली में, या जहांगीर चित्र शैली में, या मेवाड़ चित्र शैली में? हमने बात किसकी करें? पंचतंत्र की बात करें। तो पंचतंत्र की जो की शैली में जो इसकी रचना हुई थी वो मेवाड़ शैली में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को अगर नोट डाउन कर लिया तो अच्छी बात है। तो अगर हम मेवाड़ पेंटिंग शैली की अगर बात करें तो ये पंचतंत्र की कहानियों का चित्रांकन, इसमें क्या होता है, राजस्थान की जो मेवाड़ चित्र शैली है उसका चित्रांकन किया गया है। इसमें जो कथांकन होता है उसका चित्रांकन किया गया है, और इसमें भाव भंगिमा हो है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 25वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि गोलकुंडा उपशैली है, कि गोलकुंडा उपशैली किस शैली से संबंधित है? ये ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अभ्रंग शैली, दिक्खन शैली, पाल शैली या जैन शैली? तो आप लोगों को अगर आता है तो इसका आंसर बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर मैं आप लोगों के सामने रखूँ तो अगर आप लोगों ने पिक कर लिया हो तो ये दिक्खन शैली के रूप में माना जाता है। तो जो दिक्खन शैली है, ठीक है, दिक्खन शैली गोलकुंडा शैली जो दक्षिण भारत की दिक्खनी चित्रकला की एक उपशैली के रूप में माना जाती है, जो बीजापुर हो गया, हैदराबाद में, ये उस समय बहुत अधिक उसमें प्रचलित थी, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कांगड़ा में, पटना में, भोपाल में, जयपुर में? आई थिंक मुझे लगता है सभी को आता होगा कि पटना में इसकी हुई थी। तो अंग्रेज़ों के समय में भारतीय चित्रकारों ने अंग्रेजी अधिकारियों के लिए जिस तरीके से चित्र बनाना शुरू किया था तो उसे कंपनी स्कूल उस समय कहा गया था, और इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो आपकी पटना से ही हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे 27वें नंबर का। ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, यामिनी रॉय ने, या के.एस. कुलकर्णी ने, के हैबर ने? किसने बनाया था, ठीक है। हास्य चित्र जिसे हम कहते हैं, व्यंग जिसे हम हास्य चित्रों की अगर कॉमेडी की अगर हम बात करें, ठीक है, इस तरीके से हास्य चित्र की बात करें या व्यंग चित्र की बात कर रहे हैं तो किसने बनाया था? तो यहाँ पर ये गगनेंद्र नाथ टैगोर दिया है, यामिनी रॉय दिया है, कुलकर्णी जी दिए हैं, हैबर जी दिए हैं। तो आई थिंक आपने पिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ये दिया था। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने भारत में सबसे पहले हास्य चित्र बनाए थे। ये चित्र जो थे समाज में कटाक्ष से भरे हुए उस समय होते थे, क्योंकि समाज की पीड़ा को कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयत्न करते थे। तो कहीं ना कहीं समाज में एक कटाक्ष के रूप में इसको दर्शाया जाता था। तो उस समय इस तरीके से उनके द्वारा ये चित्रों को बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे 28वें नंबर का प्रश्न, अगर आता है तो आंसर देते हुए चलेगा। तो ये कहता है कि तैल रंग है पारदर्शी है या पूरक है या अपारदर्शी है चमकीला? तो हम कहते हैं कि जो 28वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो तैल रंग जिसे हम ऑयल कलर के रूप में जानते हैं, तो ये कैसा होता है? तो ये अपारदर्शी होता है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, कि इसके आर पार हम देख नहीं सकते। ऑयल कलर हमेशा अपारदर्शी होता है। इसका प्रयोग अगर हम देखें मोटे रंग प्रभाव या फिर गहराई लाने के लिए विशेषकर किया जाता है, ठीक है। 29वें नंबर का प्रश्न कि पटना स्कूल का चित्र है, इनमें से कौन सा चित्र है? तो बरसात, वर्षा, या खिलाड़ी, या फिरका, या फिर भीषणी? तो कौन सा है तो बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका अगर आपने पिक कर लिया हो तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका भीषणी करके जो ये दिया है, तो इसका ये राइट आंसर है।
क्योंकि पटना स्कूल की जो चित्रकारी में जैसे अगर हम बात करें तो उस समय आम जनजीवन हो गया, साधु संत हो गया, भीख मांगती हुई स्त्रियाँ होती जिसे हम भिक्षुणी कहते हैं। तो भिक्षुणी का मतलब क्या हुआ? तो भिक्षुणी का मतलब यही हुआ कि जो भीख मांगती हुई जो महिलाएं हैं उनको भिक्षुणी उस समय कहा जाता था। उस समय का ये चित्रों की हम बात करें तो उसमें ये चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो इन विषयों पर उसमें स्वाधीन रूप में चित्रांकन किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, टाइस्टैड या वाम गार्टन है या एरिक न्यूटन है या आनंद कुमार स्वामी है। तो किसने ये मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है? तो अगर हम कहें जो ये पुस्तक लिखी है तो ऑप्शन बी बाम गार्टन करके लिखा है, इनका ये सही उत्तर है। तो अलेक्जेंडर बामगार्टन ने तो मीनिंग ऑफ ब्यूटी अगर हम कहें तो इनके द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि अगर हम कहें सौंदर्य की अगर बात करें तो सौंदर्य के अर्थ को उसमें परिभाषित ये मीनिंग ऑफ ब्यूटी जैसी मार्मिक पुस्तक उसको क्या करती थी, जैसे सिद्धांतों को प्रस्तुत इसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं 31वें नंबर का प्रश्न है कि ये कहता है कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है। रंगों का राजा, या ग्रेट आर्ट, या राजा रवि वर्मा, या रंग रसिया, किस नाम से इसे जाना जाता है? तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र, मतलब कहने का मतलब है कि ये चलचित्र ये कोई चित्र बनाओ तो इसका मैंने अब यहाँ पे ये लिख लीजिए कि इसमें राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चित्र ने मूवी की बात करें। अब जब तुम्हें समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर आप जो इंग्लिश में दिया रहता है तो यहाँ पर उस चीज़ को आप देख सकते हो। ये फिल्म मेड ऑन द लाइफ आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा इज यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से प्रश्न को देख भी लीजिए। चलचित्र आप सोचोगे कोई चित्र बन रहा है तो इसमें से मुझे लगता है आपने मूवी देखी रंग रसिया, ये मूवी है। तो रंग रसिया जो ये मूवी है ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। जो राजा रवि वर्मा की कला और उसके जीवन को कहीं ना कहीं चुनौतियों को कहीं ना कहीं ये दर्शाती है। इसमें उनकी चित्रकला और उसकी जो सामाजिक संघर्ष को कहीं ना कहीं दर्शाया गया, किसके? राजा रवि वर्मा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि द्वितीयक रंगों के सही समूहों को चुनिए। अब जो द्वितीय कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर की बात करें तो उनको आपने पिक करना है। तो कौन सा होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप 4 ऑप्शन में से पिक कर सकते हैं। अगर आपने पिक करा है तो कमेंट करिए, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो इस चैनल को अभी एग्जिट करके चले जाइए, क्योंकि क्या करोगे इस चैनल में रहकर भी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसका सही उत्तर दें, आप लोगों ने अगर पिक कर दिया तो हम क्या सेकेंडरी कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे नारंगी, बैगनी, हरा। तो ये ऑरेंज है और यहाँ पर ग्रीन कलर भी दिया गया है और वैलिडेट करे हैं। ठीक है, ये अगर हम द्वितीय कलर सेकेंडरी कलर को की बात करें तो ये उन रंगों को कहते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। जैसे हमने कहा कि लाल और पीला मिलाकर हम क्या बनाते हैं? नारंगी बनता है। नीला और पीला मिलाते हैं तो उसमें हरा बनता है, और लाल और नीला बनाते हैं तो उसमें बैगनी बनता है। तो जो सेकेंडरी कलर आपका ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काली घाट के चित्र थे, धार्मिक थे, युद्ध से, कीड़ा से, दरबारी। तो हमने कहा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि काली घाट शैली की चित्रकला किस विषय से संबंधित थे। ठीक है, तो किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म से, युद्ध से, कीड़ा से। तो काली घाट के चित्र जो बेसिकली धार्मिक चित्र ये समय थे, क्योंकि काली घाट चित्रकला बंगाल की धार्मिक जो चित्रण शैली थी उससे संबंधित थी, क्योंकि काली मंदिर और उसके जो भक्तों की चित्रकारी पर उसमें विशेषकर ध्यान दिया जाता था, तो उस पर आधारित ये थी। ठीक है, अब 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कहता है कि अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस कौन सा है? हास्य, परमानंद रस है, या अद्भुत रस है, या शांत रस है? तो 9वें रस की हम बारे में बात करें तो अभिनव के बारे में बात करें तो 9वां रस के रूप में आप सभी को पता है कि शांत रस को 9वें रस के रूप में उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, अब शांत रस की जब हम बात करते हैं तो अगर हम नाट्य शास्त्र के आधार पर करते थे तो उसमें 8 रस थे, लेकिन जिसमें अभिनव गुप्त के जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 9वें रस
को अगर जो डिस्कवर किया था, नवे रस को शांति रस के रूप में, अगर शांत रस के रूप में इन्होंने जोड़ा, जो शक्ति और वैराग्य का कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 35वें नंबर का प्रश्न है, फेरिस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर हम फेरिस्को विधि का जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, भित्ति चित्रण में किया जाता है, पुस्तक आरोहण में किया जाता है, धरातली चित्रण में किया जाता है, कैनवास में। बेसिकली इस क्वेश्चन को जो आयोग ने जो बनाना चाहिए तो कि फेरिस्को तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन तो बेसिकली ऐसा बनना चाहिए था। तो विधि का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि ये वॉल पेंटिंग भित्ति चित्रण में किया जाता है। तो फेरिस्को एक क्या है, प्राचीन तकनीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गिरी जो दीवार होती है उसमें चूने और रंगों को या फिर अंडे की भूसा या फिर जर्दा मिला जाता है, या फिर उसमें आपने देखा होगा जो बेल का गुदा भी, ये तमाम चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो आपने अजंता के, जिसमें आपने अजंता पढ़ा होगा, तो अजंता में फेरिस्को वोनस को 2 तरीके के चित्र उसमें बने हैं। तो अजंता की गुफाओं में इसका सारथी रूप में हमें प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे 36वें नंबर का प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 36वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ग्रीक कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो 4 ऑप्शन में से आप उसे एक पिक करिए कि ग्रीक का वो चित्रकार कौन था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आप पिक करिए। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो ग्रीक आर्ट का प्रसिद्ध चित्रकार था ऑप्शन सी, फिडियास करके जो है। तो ये उस समय के थे फिडियास, अगर हम कहें तो ये ग्रीक कला के क्या थे, बहुत बड़े मूर्तिकार इस समय ये हुआ करते थे। ये मूर्तिकार हैं और उन्होंने अगर देखें जीसस और एथेना और की विशाल जो मूर्ति थी जीसस क्राइस्ट की, या फिर एथेना की, जो उसमें रोम में अगर हम कहें तो उसमें ग्रीक में इनके द्वारा ये बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब हम कहते हैं कि गज लक्ष्मी का चित्र किस शैली में बना है। तो ये गज लक्ष्मी की चित्रकला किस शैली में बनी है, क्वेश्चन ऐसे भी इसको बनना चाहिए। तो गुलेर में, कांगड़ा में, चंबा में, मंडी में, तो कहाँ बनी है। तो ये जो बनी है ना, कांगड़ा शैली में ये बनी है। अगर आपने आता था तो आपको अच्छी बात है, नहीं आता था तो इसको नोट डाउन। तो कांगड़ा शैली में अगर हम बेसिकली देखें तो उसमें भक्ति और सौंदर्य का उसमें क्या था, बोलबाला था। उसमें ये चीज़ें प्रबल रूप से वह हुआ करती थी, क्योंकि गजलक्ष्मी का जो चित्र था इस शैली में जो कोमल रंग और साथ ही उसमें जिस तरीके से भावात्मकता का साथ इसमें दिया गया था, तो उसमें ये तमाम चीज़ें की गई थी। अब यहाँ पर आप देखो 29वें नंबर, बारोक कला के प्रवक्ता थे या इसके जन्मदाता कौन थे। बैरोक कला के जनक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। तो ये समझ कीजिए, मैं उसको 2 तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे दोमी या पालकिल या कोलोडोमियर है, या कारिचिक ये करके दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो बेसिकली अगर हम इसका जो सही उत्तर बताएं तो इसका ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। कारेवेजियो करके जो दिया है, तो इसका क्या है, इसका ये सही उत्तर है। और अगर हम बात करें तो ये कला शैली के ये क्या थे, बारोक कला शैली के क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अग्रणी चित्रकार के रूप में इनको माना जाता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा था, जो रोशनी और अंधकार के जो गहरे कॉन्ट्रास्ट उसमें हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका उपयोग करा और यथार्थ चित्रण उनके द्वारा उस समय किया गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है कि फाववाद के प्रमुख चित्रकार कौन है। मातिस है, वल्मीकिम है, ये देरे है, या इनमें से सभी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जितने भी चित्रकार हैं ना दोस्तों, वो सभी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये उसमें अपने अपने समय के बड़े ही प्रसिद्ध ये कलाकार ये इसमें रहे थे। फाववाद के फारसीवाद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए गोधना क्या है, ये शास्त्रीय कला है, ये काष्ठ कला है, ये वस्त्र कला है, ये लोक कला। आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को ये पता होगा। बेसिकली ये लोक फोक आर्ट के रूप में हम इसे जानते हैं। ये जो गोधना कला है ये कहीं भारत की क्या है, ये पारंपरिक लोक कला है। इसमें क्या होता है, शरीर पर सजावटी या कहेंदी धार्मिक चित्र
उसमें उसमें गोदे जाते थे। विशेष रूप से अगर देखें तो ये जो चीज़ें गोदना होती थी, ये जो झारखंड और ये जनजाति लोग होते हैं, तो उस समय ये जनजाति समुदाय के लोगों में बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें प्रचलित हुआ करती थी, तो ये जनजाति लोग उसको बेसिकली बनाते हैं। आज की डेट में इसको सभी लोग बना रहे हैं, जिसे हम टैटू के रूप में गोदना कहा जाता है। आज के डेट में से हम टैटू कहते हैं। तो आज आप देख पा रहे होंगे टैटू का एक फैशन जैसा चल गया, सब लोग टैटू बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये पाश्चात्य संस्कृति ही को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि गोदना को जो एक विस्तृत रूप में दिया वो पाश्चात्य शैली की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न आर्ट के उसमें देखना आपने, जितने भी लोग होते हैं उनके शरीर के अलग अलग अंगों में टैटू बना रहता है, तो जिसे हम गोदना कहते हैं, जिसमें एक ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि 41वें नंबर का प्रश्न है, किस माध्यम में स्टैम मोनस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोशन स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है कहता है, तो चित्रकला, मूर्तिकला, तियामी एनिमेशन या फिर नृत्य कला, तो बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर किस तरीके से, ठीक है, तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि इसमें जो तियामी 3D एनिमेशन का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो स्टॉप मोशन एक क्या होता है, ये एनिमेशन तकनीक है। इसमें वस्तुओं को छोटे छोटे हरकतों को फ्रेम दर फ्रेम इसमें क्या होता है, फोटोग्राफर क्या करता है, उसको खींचता है, उसको संजोने का कोशिश करता है, और फिर उनको क्या करता है, जोड़ता है, और गति का कहीं ना कहीं उसमें भ्रम पैदा करता है। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो प्रयोग किया जाता है वो आपके 3D एनिमेशन या जो मूवियाँ बनती हैं उसमें बेसिकली इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम कहें तो रेड फ्लावर या कहें लाल पुष्प का चित्रकार कौन था, मंसूर था, खेमकरण था, या मिस्किन था, या फिर बिशनदास। तो दोस्तों ये अगर हम इसका सही उत्तर है तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा लाल पुष्प का चित्रकार कौन था, बिशनदास था। तो बिशनदास क्या था, ये मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार था, क्योंकि ये जहांगीर के समय का बहुत बड़ा चित्रकार था। क्योंकि उस समय ये प्रकृति चित्रण में बहुत पारंगत था और बहुत शानदार उस समय चित्र बनाया करता था, और इसी ने ही जो लाल पुष्प का चित्रांकन ये किया था। ठीक है, उसका उल्लेख हमें मिलता है। अब यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है कि बाघ गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना है कि ये आंध्र प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जब हमने बात करी तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के जो जिला है, धार जिला है, उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ये गुप्तकालीन बौद्ध कला, जो बौद्ध गुफाएं हैं उनमें भित्ति चित्र और वास्तुकला दोनों का इसमें क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं मिश्रण देखने को मिलता है। घोड़ मंगार स्थित है, तो ये यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये घोड़ मंगार ये स्थित है भोपाल में, अजंता में, या फिर एलोरा में, या मिर्ज़ापुर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में है। तो घोड़मार उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है उसमें एक स्थल है जहाँ पर उसमें लोक कला से संबंधित जो चित्रकला थी या फिर जो चित्र उसमें गुफाओं में ये मिली थी। ठीक है, अब ये देखिए ये भी लोक आर्ट कला है। ठीक है, सांझी किस राज्य की लोक कला है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। तो जो हम सांझी की बात करें, ठीक है, सांझी किस प्रदेश की है तो ये आपको बताना। तो सांझी अगर हम बात करें तो ये एक उत्तर प्रदेश की ये फोक आर्ट है। तो सांझी परंपरा क्या है, ये लोक आर्ट है, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो वृंदावन है और मथुरा क्षेत्र में क्योंकि विशेषकर ये प्रसिद्ध है, इसमें क्या होता है, रंगोली की जो रंगोली होती है, पुष्पों की आधार पर जो रंगोली होती है उसमें क्या होते हैं, जैसे कृष्ण की आकृति बनाई जाती है, राधा को विशेषकर इससे जोड़ा जाता है। तो इस चीज़ को मनन रखिएगा। अब यहाँ पर 46वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहोगे, किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं। ठीक है, हैबर के है, यामिनी राय के है, राजा रवि वर्मा, राम कुमार के हैं। नाटकीय की बात करें तो ऐसा कौन सा कलाकार है जो नाटकीय चित्र बनाया करता था। चलिए आंसर दीजिए, अगर आपने पिक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसको देखिए। तो राजा रवि वर्मा के चित्र उसमें नाटकीय उसमें होते थे, क्योंकि राजा रवि वर्मा के चित्रों में भाव, नाटिकता, नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति बहुत ही गहराई से उसमें हुआ करती थी। इसीलिए उनको क्या कहीं ना कहीं जो नाटकीय ड्रामिक
कल उनको कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर 47वें नंबर का वेशंतर जातक जो का जो चित्र है अजंता की किस गुफा में है, ये पूछ रहा है। तो अजंता की गुफा नंबर 8, 5, 17 या फिर 15, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अजंता के 17 नंबर की गुफा में है। क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जाता है कि अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें सारथी रूप में चित्र मौजूद हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अजंता की गुफा नंबर 17 में ही सारथी रूप में क्या है, चित्र मौजूद हैं, ठीक है। अजंता की 17 नंबर की गुफा में जातक कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें बुद्ध के जो पिछले जन्म होते हैं उन पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं कहानियों का वर्णन हमें इसमें देखने को भरपूर रूप से मिलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कह रहा है कि 48वें नंबर का प्रश्न है कि जहांगीर काल में सभी चित्रण जो कलाकार था, सभी चित्र का कलाकार, सभी चित्रण का कलाकार था, कौन था? मंसूर था, मुस्किन था, या बिशनदास था, या गोवर्धन था? तो उस समय कौन बनाया करता था ये? तो उस समय अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो ये जो चित्र बनाया करता था तो वो मंसूर था। मंसूर क्या था? मंसूर जहांगीर के दरबार का क्या था? प्रमुख चित्रकार। तो विशेष रूप से अगर कहें जो पशु पक्षी जानवरों के ये चित्रों को बनाने में क्या था, बहुत ज़्यादा पारंगत हुआ। हम कहते हैं व्यक्ति जिसकी हूबहू नकल की जाती है, ठीक है। फूलकारी किस प्रदेश की लोक आर्ट है? तो फूलकारी बहुत बेसिकली आप रखोगे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया ना, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर, तो ये पंजाब की फूलकारी है, ठीक है। ये फूलकारी क्या होता है? बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पारंपरिक उनकी कढ़ाई इसे कहा जाता है, जिसमें रंग बिरंगे धागों से फूल पत्तियों का पैटर्न बनाया जाता है। और आज की डेट पे इसका जो प्रयोग किया जाता है, जिसमें शादी विवाह होता है उसमें दुल्हन को बेसिकली इसे सुपुर्द किया जाता है, उसको भेंट स्वरूप उसमें ये दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर आर्य महा ना भाह है, ये आनंदवर्धन है, ये भरत मुनि है, ये शिवेंद्र। तो बेसिकली बता सकते हैं किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो आज ये बर्मा, ये यहाँ पर गलत लिखा है, तो उनके द्वारा ये किया गया था कि, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये आर्य जो आर्य ब्रह्मा इसे कहा जाता था, संस्कृत महाकाव्य के प्रखर विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने अलंकार यानी सज्जा या अलंकरण के आधार पर काव्य को समझने का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? फेरेस्को, कोलाज या फिर लघु चित्र या वास्तविक चित्र के लिए? तो किसके लिए लाई जाती है वसली? क्या करें? तो ये जो वसली आर्ट होती है, मिनीएचर जो लघु चित्र होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो वसली एक बारीक ब्रश होता है जो लघु चित्र, ये मिनीएचर पेंटिंग हम जिसे कहते हैं, तो उसमें अत्यंत सूक्ष्म रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ब्रश होता है ना, इस ब्रश को जो बनाया जाता है वो गिरली होती है, गिरहली के बालों से इसको बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 52वें नंबर का प्रश्न है कि पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट या फिर सल्फाइड या अभ्रक? तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को ये आंसर आता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और जो सामान्य पेंसिल होती हैं, जो भी सामान्य पेंसिल होती है उसमें शीशे वाली या भाग जो होता है उसमें ग्रेफाइट से उसे बने होती है, और लकड़ी के भीतर सुरक्षित करके उसे रखा जाता है, तो जो लिखने में मुलायम होती है, तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 53 नंबर कौन मूर्तिकार नहीं है? इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मूर्तिकार नहीं है? धनराज भगत है, या राम किंकर बैज है, नंद गोपाल है, या कृष्णा रेड्डी? कौन इसमें क्या है? मूर्तिकार नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें से जो मूर्तिकार नहीं है वो आपके कृष्णा रेड्डी क्या है, ये मूर्तिकार नहीं है। एक ये प्रमुख जो प्रिंट मेकर और चित्रकार ये थे। और जैसे हमने धनराज भगत की कहा, राम किंकर बैज हो गए, तो ये नंद
गोपाल हो गए, तो ये क्या है, ये व्यक्ति मूर्तिकार हैं। ठीक है, कल्पसूत्र के धर्म से संबंधित हिंदू, जैन, सिख, ये पारसी, तो ये बेसिकली आप सभी ने पढ़ा होगा, तो 11th में पढ़ा होगा, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि कल्पसूत्र क्या है, महत्वपूर्ण जैन संप्रदाय का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान महावीर और जो उनके तीर्थक थे उनके जीवन का वर्णन किया जाता है। उस समय जब ये कल्पसूत्र को लिखने के लिए, एक पृष्ठ को लिखने के लिए, उसमें क्या है, सोने चांदी, ये सोने चांदी का उसमें सिक्का दिया जाता था, तो और सुनहरे चांदी के कलर से इसे लिखा जाता था, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा स्तूप है जिसका तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? सारनाथ, भरत, या सांची, या अमरावती? तो आपको मैं सर्वविदित कर दूं तो ये सांची के जो स्तूप है तो ये विश्व प्रसिद्ध है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सभी को पता है। इसका जो तोरण द्वार है, जो ये अपने टोन्स, जो उसके पत्थर में जो बना उत्कीर्ण जो शिल्प है वो, और साथ ही उसमें जो मूर्तियाँ बनी हैं वो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? कंदारिया महादेव का, या कोणार्क का, या लिंगराज मंदिर का, या दिलवाड़ा मंदिर का? तो ये आपको पता है, चंदेल राजाओं द्वारा जो निर्मित किया गया था, तो वो जो किया गया था वो कंदारिया महादेव का मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। तो ये मंदिर जो है मध्य प्रदेश के जो खजुराहो में ये स्थित है, और उसमें जो चंदेल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा से निर्मित किया गया था। और जो ये मंदिर उत्कृष्ट बनाया गया है वो नाग शैली में कहीं ना कहीं इसको बनाया गया, तो नाग शैली के अंतर्गत इसे बनाया गया। ठीक है, अब 57वें नंबर का प्रश्न है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, कनेरी में? तो कैलाश मंदिर आप सभी को पता है वो एलोरा गुफा में स्थित है, क्योंकि कैलाश मंदिर आपको पता है कि एक पूरे चट्टान को काटकर इसको ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। और ये अगर इसकी हम शिल्पकारी की अगर बात करें, ये अद्वितीय है, बहुत ही बेहतरीन। और ये कैलाश मंदिर जो बेसिकली है ये महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। यह देखिए, अब यहाँ पर 58वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नव प्रभातवाद के प्रवक्ता कौन थे? तो मोने थे, माने थे, जयसूया है, या वानगा थे? तो कौन थे? तो बेसिकली इसका भी उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो नव प्रभाववाद की अगर बात करें तो प्रवक्ता जॉर्ज हम कहते हैं, तो इनको माना जॉर्ज स्यूरा ने उस समय डार्क पेंटिंग तकनीक का प्रयोग किया था उस शुरुआती दौर में। और नव अभिव्यंजनवाद जो था तो उसको कहीं ना कहीं इनके द्वारा जन्म दिया गया था। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, तो इससे आगे के प्रश्न अगली श्रृंखला में लेते हुए आऊँगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की कला का जो परिज्ञान होता है हड़प्पा काल से होता है, मोहनजोदड़ो से होता है, या फिर उपरोक्त दोनों स्थलों से होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए हमें जो ज्ञान होता है ये दोनों स्थलों से होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से होता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी की अगर जब हम बात करते हैं तो कला का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। मोहनजोदड़ो भी कला के बहुत बड़े उत्कृष्ट केंद्र रहे, और दोनों नामों से जाने जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो स्थल था वो प्रमुख कला के क्षेत्र में प्रमुख माना जाता है। तो ये मैंने आपके सामने ये प्रश्न उत्तरी रखी। तो इसमें आपके 200 प्रश्न हैं, तो धीरे धीरे करके सभी प्रश्न आपके सामने लेते हुए आऊँगा। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।